इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया है। आज हम लोग एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू एक प्रकार का एनिमल में पाया जाने वाला टिश्यू है। तो ये क्या है? एनिमल टिश्यू है। एपिथेलियम को और क्या कहते हैं? एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज एपिथेलियल टिश्यू और इट इज आल्सो नोन एज एपिथेलियम। नाम एपिथेलियम क्यों रखा गया था? एपी शब्द का मतलब होता है अपॉन, थीलियम शब्द का मतलब होता है ग्रोथ। जब ग्रोथ किसी चीज के ऊपर होगी तो उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम। एपी अपॉन थीलियम ग्रोथ। सो एपिथीलियम का मतलब होता है अपॉन ग्रोथ। ये टर्म जो है, दिस टर्म वाज गिवन बाय रूइश। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था? रूइश के द्वारा दिया गया था। दिस टर्म वाज गिवन बाय रूइश। एनिमल टिश्यू term animal tissue was given by Bichat, who is also known as the father of histology. Histo का मतलब होता है टिश्यू, so he is also known as father of histology. Histo stands for tissue. So एनिमल टिश्यू में हम लोग एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं। एपिथेलियम टिश्यू किस प्रकार से होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी बॉडी सरफेस का जो फ्री हिस्सा होता है, जैसे आपको हाथ के ऊपर की जो स्किन दिखाई दे रही है, दैट होल स्किन इज एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, राइट? एक फ्री सरफेस होता है। अब वो फ्री सरफेस आपको बाहर से दिखाई दे रहा है या अंदर से दिखाई दे रहा है? मतलब समझ लो आप एक छोटे से इंसेक्ट हो जो आप मुंह से एंटर कर गए हमारी बॉडी में। अब आप जब अंदर एंटर कर गए तो आपको क्या दिख रहा है? चारों तरफ आपको दिख रहा है ईसोफेगस, आपको दिख रहा है स्टमक, पर आपको उस हिस्से का क्या दिखाई दे रहा है? वॉल दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब कि वो फ्री हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हिस्सा क्या है? एपिथेलियम लेयर है। सो वन टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। अब ये या तो फेस, दिस फ्री सरफेस कैन फेस either a body fluid or outside environment. किस तरीके से हम लोग सारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे, समझते जाएंगे आप। इसके जितने भी सेल्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्टली पास पास पैक होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे आपने देखा ना, सेल कहीं भी है, बिखरे हुए पड़े हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर सेल कैसे हैं? दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है, विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। with little intercellular matrix. इसीलिए दे आर वेरी ग्रेट टू प्रोवाइड लाइनिंग। एक्सटर्नल लाइनिंग बनाने में ये बहुत ही बेहतर होते हैं। दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स एंड हेंस प्रोवाइड अ कवरिंग or lining for some part of body. They provide a covering for some part of body. आप ये समझ गए कि इनके पास जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस है, वो कितना कम होता है इनके सेल्स के बीच में। ठीक है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं या बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इनको बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका लोकेशन किस तरीके से, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, उसका ओरिजिन, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कभी भी मान लें अगर ये जाइगोट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जाइगोट के तौर पे स्टार्ट होता है। ये जाइगोट धीरे धीरे क्या बनता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जाइगोट सिंगल सेल स्टेज होता है
लेकिन एम्ब्रायो के पास बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रायो के पास जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर का मतलब होता है वो जर्म लेयर किसी को भी जन्म दे सकती है। सो एम्ब्रायो हैज जर्म लेयर्स और उन जर्म लेयर्स का नाम होता है एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ये नाम होता है उन जर्म लेयर्स का। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से अराइज करते हैं एम्ब्रायो के? तीनों लेयर से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, एक्टोडर्म से। मतलब एपिथेलियम अलग अलग हिस्सों में जो प्रेजेंट होती है बॉडी के, वो अलग अलग जर्म लेयर से डेवलप होती है। जैसे स्किन वाली अगर आप एपिथेलियम की बात करें तो स्किन एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो वो ओरिजिन में एंडोडर्मल है। मतलब कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? एंडोडर्म से, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो उनमें बहुत सारे सेल्स की बात करते हैं। अभी हम लोग ओरिजिन डिस्कस कर रहे थे, सेल की बात करते हैं। सो इनके पास होते हैं वेरियसली शेप्ड सेल्स। वेरियसली शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट, जो ये अरेंज होते हैं, दैट आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर और मेनी लेयर्स। They are arranged in single layer or they are present in many layers. इनके पास एक और खास बात होती है, these cells आपस में ना एपिथेलियल के इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इन आपस में जंक्शन बनाते हैं। जैसे दो घर जुड़े हुए हैं या फिर दो घर जुड़े हुए ही समझ लो। ये देखिए दो घर जुड़े हुए हैं इस तरीके से, और इनके बीच में जोड़ने के लिए सीमेंटिंग सब्सटेंस लगे हुए हैं। कुछ दो सेल जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या होता है? सीमेंटिंग सब्सटेंस। लेकिन मान लो अब दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके घर जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्या किया, एक दीवार पे खिड़की बना दी ताकि थोड़ी बातें भी कर सके। बात समझ रहे हो? इस तरीके से दो सेल्स के बीच में क्या क्या मिलता है उसे हम सेल जंक्शन कहते हैं। मैं भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी सारे। सो these cells are held together by intercellular junctions. They are held together by intercellular junctions. लेयर ऑफ एपिथेलियम की एक और खास बात होती है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? एपिथेलियम लेयर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी होता है। सबसे ऊपर प्रेजेंट है अगर एपिथेलियम और उसके नीचे अगर प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, तो उन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जो सेल की बनी हुई नहीं होती है। उस लेयर को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी दो लेयर होती हैं। फर्स्ट ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दो कलर से बना दी। बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर है। पहली लेयर का नाम होता है बेसल लैमिना। बेसल लैमिना बाहर की तरफ है, देखो दो कलर से बनाया है ना, ये दोनों लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसल लैमिना आउटर होती है, थिन लेयर होती है, और ये किसके द्वारा सिक्रीट की गई है? इट इज सिक्रीटेड बाय सेल्स ऑफ एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम के सेल्स ने नीचे की तरफ
एक लेयर सिक्रीट की है, लेकिन ये लेयर जो है ये सेल की बनी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें सेल्स प्रेजेंट है, समझना है। एपिथेलियम टिश्यू सेल की बनी है, पर बेसल लेमिना जो है वो किसकी बनी हुई है? मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। नाम से क्या समझ में आता है? पॉलीसेकेराइड्स हैं म्यूसिन के साथ वाले, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसके द्वारा ये लेयर का सिक्रीशन हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की सेकेंड लेयर होती है जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, द वन आई एम ड्रॉइंग इन रेड कलर। इस लेयर को कहते हैं फाइब्रस लैमिना। Fibrous lamina is also known as reticular lamina. Reticular lamina inner layer होती है, ये inner thick layer होती है, और ये किसकी बनी होती है? It is made up of collagen and some reticular fibers. For this connective tissue में हमने fibers के types डिस्कस किए थे, कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस किए थे, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स है, मतलब इस लेयर का सिक्रीशन किसने किया होगा? दिस लेयर इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लोगों से, दो लेयर का प्रोडक्ट है, एपिथेलियम लेयर का और कनेक्टिव टिश्यू का। बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये जो फाइब्रस वाली लेयर होती है, इसका काम होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस भी इसका काम होता है। तो दिस इज द लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। खास बात ये है कि ये लेयर जो है ये नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। यूजुअली एपिथेलियम में ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, तो फिर इसको न्यूट्रिशन चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? यूजुअली ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द लेयर ऑफ एपिथेलियम, बट कनेक्टिव टिश्यू के पास तो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो क्या किया जाता है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड आता है, so nutrients from connective tissue they enter into the basement membrane and then from here they are provided to epithelium layer, because connective tissue is well supplied with blood vessels and hence nutrients, क्योंकि blood में nutrients present होते हैं बहुत सारे। तो ये एक और काम है जो हमें मालूम है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो काम ये है कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल अबाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो भी एपिथेलियम के सेल्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग जरूरतों से। सो उसे हम लिखते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पेशलाइज्ड है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे आपको आप फेमिलियर हो विलाई, सीलिया एंड फ्लैजेला से फेमिलियर हैं हम लोग। सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो वैसे ही सीलिया और फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ पर हम कुछ और मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे अदर देन दैट। सबसे पहला माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या है? एक सेल है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं माइन्यूट, इन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। दे आर माइन्यूट
finger like projections arising from free surface. फ्री सरफेस इसलिए कह रहा है क्योंकि जो नीचे वाला सरफेस है वहां तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बगल में दूसरे सेल प्रेजेंट होंगे, तो फ्री सरफेस से ये मॉडिफिकेशन अराइज करते हैं, अराइजिंग फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इनका काम क्या होता है, अगर आप ये सरफेस एरिया वाइज देखो, आप ये इतनी बड़ी लेयर है और इसे आपको फोल्ड करके रख दिया, इसे आपने फोल्ड करके रख दिया, तो ये कितनी कम जगह ऑक्यूपाई करता है। मतलब इस एरिया की लेयर जो थी उसको हमने फोल्ड करके रख दिया, इससे फायदा ये हुआ कि कम जगह में हम ज्यादा लेयर को एडजस्ट कर पाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होता है, माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज यूज कहां पर होती है, लाइक फॉर एब्जॉर्प्शन, they increase the surface area for absorption in intestine. इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये इनका काम है। कायदे से इन्हें फोल्ड भी कहते हैं और कई बार ये अप टू 20 टाइम्स का सरफेस एरिया बढ़ा करके देते हैं। इनका नेचर कैसा है माइक्रोविलाई का, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट नहीं करवाते हैं किसी भी चीज की, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं करते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अदर देन दैट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन and they are also present in gallbladder. वहां पर पाया जाता है माइक्रोविलाई। These are specialization या फिर modification of plasma membrane. सेकेंड मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टीरियोसीलिया, ये एक मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई के बाद स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया एक प्रकार का सीलिया है, सीलिया के बारे में सेल चैप्टर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। ये लॉन्ग प्रोसेस होते हैं या लॉन्ग एक्सटेंशंस बोल सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस बोल सकते हैं। दीज आर लॉन्ग एक्सटेंशंस और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एपिथेलियल सेल, ऑफ एपिथेलियल सेल। कहां पर पाए जाते हैं, ये मिलते हैं एपिडाइडिमिस में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट करेंगे आप। एपिडाइडिमिस में, वास डेफरेंस में, ये दोनों कहां पर मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव tract, they are a part of male reproductive tract. Other than that, they are also present in the cells of hair cells of inner ear. These are the examples जहां पर स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। स्टीरियोसीलिया से मैक्सिमम जगह पर इनका जो हेयर सेल्स है यहाँ पर इनका काम होता है सेंसरी इन फंक्शन, ये किसी भी प्रकार से लोकोमोशन में मदद नहीं करते हैं, दे आर सेंसरी इन फंक्शन। मतलब ये क्या है, नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, क्योंकि इनमें 9+0 वाला अरेंजमेंट मिलता है सीलिया का। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो थिक और रिजिड होती है। तो इनका काम क्या हुआ फिर, एक यहाँ पर तो सेंसरी इन फंक्शन है और यहाँ पर स्टीरियोसीलिया जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
दूसरे प्रकार का एक और सीलिया पाया जाता है, उसे कहते हैं काइनोसीलिया। कहीं पर अगर सीलिएटेड एपिथेलियम लिखा हुआ है तो मैक्सिमम टाइम किसकी बात हो रही है? काइनोसीलिया के बारे में ही बात हो रही है। काइनोसीलिया भी सीलिया की तरह साइटोप्लाज्म से अराइज करते हैं, मतलब इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कह सकते हैं। और इनका काम होता है लोकोमोशन, यानी ये क्या करते हैं? लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। काइनोसीलिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट अलाउ करते हैं, क्योंकि इनके पास जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है, और इसीलिए लोकोमोशन अलाउ करते हैं। इनका मूवमेंट यूनिफॉर्म मूवमेंट होता है, जिस प्रकार से सीलिया में पाया जाता है यूनिफॉर्म मूवमेंट। अब कहाँ मिलता है काइनोसीलिया? वहां पर जहां पर चीजों को आगे या पीछे भेजने की जरूरत है। एक मिलता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ओवा के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये पुश करता है ओवम को आगे की तरफ। इट इज प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन फैलोपियन ट्यूब फॉर लोकोमोशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ ओवम, फॉर लोकोमोशन ऑफ ओवम। उसके अलावा कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, वहां पर डस्ट को ट्रैप करने के भी काम आता है। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये यूटेरस में भी प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूटेरस। इसकी खास बात ये होती है कि ये मोटाइल है और बाय नेचर ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, और इसीलिए ये लोकोमोशन अलाउ करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसका। सो दिस इज अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ या स्पेशलाइजेशन इन द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला अलग से, आप फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलम जिसको कहते हैं। फ्लैजिलम एक सिंगल होगा और प्लूरल होगा तो फ्लैजिला। सीलिया का मूवमेंट और फ्लैजिला का मूवमेंट अलग होता है। सीलिया का मूवमेंट क्या होता है? सारे के सारे एक साथ बीट करते हैं, जैसे नाव के चप्पू की तरह। बट फ्लैजिला का मूवमेंट अलग होता है, और फ्लैजिला ह्यूमन में किसमें पाया जाता है? स्पर्मेटोजोआ में। यानी कि स्पर्मेटोजोआ की जो टेल है वो फ्लैजिलम को रिजेंबल करती है, ठीक उसी प्रकार से होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और ये जो टेल रीजन है ये फ्लैजिलम की तरह है। डिटेल स्ट्रक्चर क्लास 12th में पढ़ेंगे हम लोग। अगला मॉडिफिकेशन होता है वेसिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वेसिकल कैसे बनते हैं? जब भी सेल ईटिंग हो, यानी सेल कुछ खाने वाला हो, या फिर सेल ड्रिंकिंग हो, उस दौरान ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग अगर होने वाली है, तो इस दौरान कोई भी चीज जो है वो अंदर तो चली जाती है। दिस इज द सेल, खाने की चीज अंदर चली गई, राइट? तब वो अंदर जब जाती है वो कैसे एंटर करती है? एक वेसिकल बनता है, और उस वेसिकल से वो चीज अंदर की तरफ पहुंच जाती है। समथिंग लाइक दिस। सो दीज आर वेसिकल जो फॉर्म हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवैजिनेशन। Invagination of plasma membrane. So I'll just repeat what we have seen till now for epithelium. Epithelium या फिर epithelial tissue
ये टर्म किस लिए डिफाइन करता है? अपॉन ग्रोथ, किसी सरफेस के ऊपर ग्रोथ होती है उसे एपिथेलियम कहते हैं। इस टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है जो बाहर की तरफ होगा या बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। इसके सेल्स सारे के सारे बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और बहुत ही कम जगह होती है उनके बीच में आपस में, इसलिए ये लाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए आइडियल होते हैं। इनका ओरिजिन तीनों लेयर से होता है, तीनों जर्म लेयर से होता है। सेल्स एक सिंगल लेयर में हो सकते हैं या बहुत सारी लेयर में हो सकते हैं, पर दोनों ही केस में इन सेल की लेयर के नीचे में एक लेयर प्रेजेंट होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है, जो दो भाग में होती है, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना। ऊपर वाली बेसल लेमिना एपिथेलियम सिक्रीट करता है और नीचे वाली फाइब्रस लेमिना कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्री सरफेस है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई होती है, जिसे हम स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? तो एक जंक्शन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज जोन्यूला occludens. Zonula occludens is the other name for tight junction. Another type of junction is gap junction. यहाँ पर हम फ्री सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो सेल आपस में कांटेक्ट बना के रखे हैं। There is another junction जिसे कहते हैं adhering junction. Adhering junction. Adhering junction को zonula adherens भी कहते हैं। Then interdigitations. Intercellular bridges. ये सारे सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। जंक्शंस बताने के पहले आप सेल देखिए, तो सेल में एक सरफेस आपको दिखाई देगी ऊपर की तरफ जो फ्री सरफेस है, एपिकल सरफेस जिसे कहते हैं। एपिकल सरफेस यानी कि जो टिप की तरफ आपको फ्री वाली दिखाई दे रही है, और एक नीचे की सरफेस है जिसे बेसल सरफेस कहते हैं, जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। So there is one apical surface and another layer is basal surface. तो अब जंक्शन कौन से प्रेजेंट होते हैं देखेंगे, दोनों सेल के बीच का लेयर हमको दिखाई दे रहा है। आप इसको जंक्शन भी कह सकते हो या इनको जंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन एक्सेट्रा, ये सब हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरडिजिटेशंस कैसे दिखाई देते हैं सेल में, जस्ट अ सेकंड। एक मेम्ब्रेन, एक सेल की मेम्ब्रेन जो जंक्शनल वाला पार्ट होता है वहां पर ऐसे ये फोल्ड हो जाती है, और वहीं दूसरी लेयर भी यानी कि दूसरे सेल की लेयर भी इसी तरीके से फोल्ड हो जाती है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। लाइक दिस, ये सेल न्यू लिविंग है इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ करते रहे। तो ये फिंगर लाइक प्रोसेस है मेम्ब्रेन की जो एडजेसेंट सेल में प्रेजेंट होती हैं, और इनका काम क्या होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दो सेल के आपस में कांटेक्ट का एरिया बढ़ाने का काम है इंटरडिजिटेशन का। नेक्स्ट इज, जो जंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, टाइट यानी कि जोनियोला ऑक्लूडेंस जिसको कहते हैं। लुक एट दिस ड्रॉ, दिस इज जोना ऑक्लूडेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हुई है, टाइटली पैक हो गई है टाइट जंक्शन बनाने के लिए। कायदे से ये दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो थे वो निकले हैं, देखो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन
extrinsic protein of two cells are joined together in this tight junction. काम क्या होता है इसका? adhesion के लिए दो सेल आपस में चिपक के रखे हैं. occluding junction, zona occludens या फिर tight junction. सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन जो है दैट इज गैप जंक्शन. गैप जंक्शन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है? इसमें प्रोटीन ने एक चैनल बनाया है. प्रोटीन फॉर्म्स अ चैनल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. इससे चीजों का एक्सचेंज भी होता है और उसके अलावा ये क्या करते हैं? रेगुलेटेड मैनर में मूवमेंट भी अलाउ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल. कार्डियक मसल क्या है? मसल्स ऑफ हार्ट. तो कार्डियक मसल में जितने भी मसल फाइबर है वो सब इसी चैनल से जुड़े हुए हैं और वो सब मिल के जब क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे रिलैक्स होते हैं कि वो सिंक्रोनाइज्ड हो. सो दे अलाउ synchronized movement. इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन. यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करूंगी. डेस्मोसोम क्या है? डेस्मोसोम, जस्ट अ सेकेंड. डेस्मोसोम्स किसे कहते हैं? डेस्मोसोम्स के लिए दूसरा नाम है मकुला एडहेरेंस. ये जोन्यूला एडहेरेंस की तरह है लेकिन ये थिकर और स्ट्रॉन्गर होते हैं और डिस्क लाइक जंक्शंस होते हैं. जैसे कि ये देखिए, एडहेरिंग जंक्शन जो सेकेंड थर्ड टाइप का जंक्शन है एडहेरिंग जंक्शन, इनका काम होता है अडहेयर करके रखना. दिस सीमेंट सेल्स टुगेदर. In case of tight junction, the extrinsic protein are joined for adhesion and they also help to stop substances from leaking across tissue. कोई चीज इधर से उधर जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर ये चली ना जाए. राइट? तो ये काम होता है इसका. सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन जो गैप जंक्शन है जिसमें जो चैनल ऑफ मूवमेंट बनता है, इसमें खास बात ये कि साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड. चैनल बना ना, सो साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड. एडजेसेंट सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है? कनेक्टेड होता है. Form a channel for movement. It allows synchronized movement. And one more thing, cytoplasm of adjacent cells are connected and this helps in rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes even big molecules depending on the channel. तो इसको कहते हैं गैप जंक्शन. अडहेरिंग जंक्शन का काम होता है टू सीमेंट सेल्स टुगेदर. सिर्फ चिपका के रखने का काम है. Cementing cells together, and it is also known as
जोन्यूला एडहेरेंस। इसका एक मॉडिफिकेशन होता है मैक्यूला एडहेरेंस, और वो है डेस्मोसोम। ये भी सेल को जोड़ने के रखने का काम करता है, बट लिटिल डिफरेंटली। डेस्मोसोम्स जिसे मैक्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं। अगर ये दो सेल का जंक्शन वाला सरफेस है तो इनके बीच की स्पेस इंक्रीज होगी, समथिंग लाइक दिस, और यहां पर प्रोटीन जंक्शन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है जिन्होंने ये जंक्शन बनाया है, वो उस जंक्शन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस दौरान क्योंकि सेल के अंदर के साइटोस्केलेटन पर प्रेशर बनता है, वो इसको होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं ताकि वो शेप मेंटेन कर सकें। और इन फाइबर को कहते हैं टोनोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल्स। तो डेस्मोसोम्स क्या है? डेस्मोसोम्स आर लाइक जोन्यूला एडहेरेंस बट स्ट्रॉन्गर। क्या होते हैं ये? थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड थिकर जंक्शंस। इनके बीच में इंटरसेल्यूलर प्रोटीन होता है, जो मैंने आपको पर्पल कलर से यहाँ पर बना के दिखाया है। दे हैव इंटरसेल्यूलर प्रोटीन। और उसके अलावा एक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल में एक्सटेंड करते हैं। सो माइक्रोफिलामेंट्स आर देयर, extends into the cytoplasm, are made of a protein जो केराटिन की तरह होती है नेचर में, केराटिन लाइक protein, and it is known as टोनोफाइब्रिल्स। क्या कहलाती है? टोनोफाइब्रिल्स कहलाती है। डेस्मोसोम्स दे सर्व एज एंकरिंग जंक्शन, यानी कि सेल्स को पास में होल्ड करके रखने के लिए काम आते हैं, एंकर करके रखने के लिए काम आते हैं। अगर यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट होंगे अगर किसी सेल में, तब उसके लिए एक और स्पेशल नाम है। इफ टोनोफाइब्रिल्स आर एब्सेंट, तब डेस्मोसोम्स का नाम होगा टर्मिनल बार्स। तब इनका नाम क्या होगा? टर्मिनल बार। अगर टोनोफाइब्रिल एब्सेंट होंगे उसमें, तब डेस्मोसोम को टर्मिनल बार कहते हैं। जोन्यूला ऑक्लूडेंस का मेन काम क्या होता है? आजू बाजू सब्सटेंसेस को लीक ना होने देना, स्टॉप लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। गैप जंक्शन का काम क्या होता है? चैनल की तरह काम करना, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल। एडहेरिंग जंक्शन का मेन काम होता है अडहेशन प्रोवाइड करना सेल के बीच में। एक मॉडिफिकेशन जो इसमें हमें देखने को मिलता है, डेस्मोसोम। डेस्मोसोम भी एक प्रकार के एडहेरिंग जंक्शन है। दे आर वन टाइप ऑफ एडहेरिंग जंक्शंस, बट दे आर बेटर। इंटरडिजिटेशंस मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोविलाई की तरह दिखाई देते हैं, और इनका काम होता है सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो मैम इन दोनों में अंतर क्या है? माइक्रोविलाई बेटा फ्री सरफेस ऑफ सेल पर मिलता है, ये फ्री सरफेस पर नहीं है, ये जंक्शन वाले सरफेस पर है, ये अंतर होता है। तो ये बहुत ही क्लियर कट अंतर है इनके बीच में। देन इंटरसेल्यूलेट ब्रिज किस तरीके से दिखाई देता है? माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सिर्फ सेल को आपस में कांटेक्ट बना के रखने के लिए होते हैं।
I'll just draw that. ये दूसरा सेल, ये उसका इंटरसेल्युलर ब्रिज, समथिंग लाइक दिस. They are for cellular contact. मतलब अगर उन्हें चिपक के नहीं रहना है, अडहेशन करके नहीं रखना है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, सब्सटेंसेस को लीक होने से रोकना भी नहीं है, तो वो सिर्फ कांटेक्ट बना के रखेंगे, तब वो क्या कहलाता है? इंटरसेल्युलर ब्रिज. ये जितने जंक्शन है ये एनिमल में मिलते हैं एपिथेलियम सेल में. प्लांट सेल में सिर्फ एक प्रकार का जंक्शन मिलता है, और वो जंक्शन आपको कौन सा मिलता है? प्लाज्मोडेस्माटा. ये मिलता है प्लांट सेल में. ये एक प्रकार का जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है. एक मेजर डिफरेंस और आप ऑब्जर्व करोगे कि टाइट जंक्शन में कौन से प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. गैप जंक्शन में कौन से प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं? ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं. इसको भी मेंशन कर लेंगे. एपिथेलियम लेयर की टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियम अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल हो तो उसे कहेंगे हम सिंपल एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एक लेयर जब मिलने वाली होती है तो उसे हम सिंपल लेयर कहते हैं, या फिर यूनी लेयर्ड ऑफ एपिथेलियम. यूनी लेयर्ड एपिथेलियम. अगर एक से ज्यादा लेयर मिलने वाली है तब उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स. एपिथेलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम है, सेल की क्वालिटीज हमें मालूम है. इनको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे? सिंपल एपिथेलियम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सिंपल एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स इसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और कॉलमनार एपिथेलियम में. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार. अगर सेल का शेप कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है और एक सिंगल लेयर में मिलता है और बहुत ही फ्लैट से सेल है, उसे कहा जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम. अगर सेल का शेप साइड वाइज स्क्वायर लाइक दिखाई देगा और ऊपर मतलब 3D व्यू में अगर आपको क्यूबॉइडल दिखाई देगा, क्यूब लाइक दिखाई देगा, तो उसे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं. अगर सेल का शेप इलोंगेटेड है, लंबे से सेल हैं और उनमें न्यूक्लियस नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है, उसे कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं. इस लेयर के नीचे ध्यान रहे क्या मिलता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये मिलेगी हमेशा, ये फिक्स है. तो रेड कलर से जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन इन ऑल थ्री पिक्चर. सेल लेयर के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं हम. स्क्वैमस के सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सेल्स. स्क्वैमस के सेल्स होते हैं फ्लैटेंड सेल्स. थिन लेयर बनती है. इरेगुलर बाउंड्रीज हैं
और ये इतने चपटे होते हैं कि देख के लगता है फर्श पर बिछे हुए हैं, इसीलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है कि पूरे फ्लैट बिछे हुए हैं, है ना। दीज आर फ्लैटेंड शेप वाइज अगर बोलेंगे तो पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, पॉलीगोनल फ्लैटेंड सेल्स। दे आर आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम, आल्सो दे आर नोन एज टेसिलेटेड एपिथेलियम। टेसिलेटेड एपिथेलियम नाम क्यों दिया और पेवमेंट एपिथेलियम नाम क्यों दिया, दोनों सवाल आते हैं। टेसिलेटेड इसलिए क्योंकि दे अपीयर वेवी, ये वेवी दिखने में ऐसे लगते हैं कि वेव लाइक है। इनका न्यूक्लियस भी दिखेगा नीचे से आपको चपटा सा। अब ये कहाँ पर मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि ये इतना पतला लेयर बनाता है कि इसका काम होता है एकदम एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करना, बहुत ही पतला सा होता है। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम? किडनी में बाउमेन्स कैप्सूल है, इस बाउमेन्स कैप्सूल की वॉल पर ये प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं? पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है जो स्क्वैमस अपीयर करते हैं उनको। उसके अलावा ये कहाँ मिलते हैं? लंग एल्वियोली में, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, यहाँ नहीं मिलेंगे ये। ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर बहुत सारे ब्रोंकाई बनाता है, फिर आगे जाके बहुत सारे ब्रोंकियोल बनाता है और फाइनली एल्वियोलर सैक बनाता है। तो ये यहाँ पर मिलते हैं। I'll write this one location. They are present in terminal bronchiole, specifically ध्यान देंगे terminal bronchiole and alveoli of lungs for gaseous exchange। और यहाँ पोरोसाइट सेल का काम क्या होता है? फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब इतना पतला सरफेस है कि यहाँ से कोई भी गुजर जाता है, कोई भी पास हो जाता है, इसीलिए वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम या स्क्वैमस की लेयर होती है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। इसका काम होता है ये डिफ्यूजन बाउंड्री बना करके देते हैं। अदर लोकेशन कहाँ पर है? इट इज ऑल्सो फाउंड इन लूप ऑफ हेनले ऑफ किडनी नेफ्रॉन, क्योंकि ये एक्सचेंज करने में मदद करता है। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है ब्लड वेसल। ये जो लेयर है ब्लड वेसल की, the wall of blood vessel. This wall of blood vessel is known as endothelium. Endothelium of blood vessels. वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करते हैं। इनका काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह। These are the location for a simple squamous epithelium. नेक्स्ट लेयर जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से समझ में आ रहा है कि सेल का शेप कैसा है।
क्यूब लाइक, जो साइड से स्क्वायर की तरह भी दिखाई देगा। अपीयर स्क्वायर लाइक। न्यूक्लियस इसमें आप देखेंगे राउंडेड होंगे, राउंड न्यूक्लियस, present in center of cell, very much present in the center of cell। ये देखिए नीचे की तरफ प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं फंक्शन के हिसाब से। मॉडिफिकेशन का मतलब कई बार ऐसा होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, दे बियर माइक्रोविलाई, तो इसका फंक्शन वहां पर अलग हो जाएगा। अगर ये ग्लैंड बना लेंगे तो वहां पर इनका फंक्शन अलग हो जाएगा, बट ये मॉडिफाई के समय की बात होगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, मतलब ये जहां पर प्रेजेंट होंगे वहां पर ये सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लोकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कहां पर पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम? टेस्टिस के अंदर की एपिथेलियम उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, एंड ओवरी के अंदर की एपिथेलियम लेयर उसे भी हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। दोनों ही जगह पर इसका काम होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पर ये सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, गैमीट प्रोडक्शन करते हैं क्यूबॉइडल के लिए। कुछ ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है ये। ग्लैंड में प्रेजेंट, ग्लैंड का मतलब होता है वो जो कुछ सिक्रीट करने वाले हो। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन पैंक्रियास, एसिनी ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास का वो रीजन जो कुछ सिक्रीशन करता है, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स वहां पर प्रेजेंट है। आई में ये प्रेजेंट होता है आइरिस रीजन में एंड कोरोइड रीजन में। उसके अलावा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन DCT ऑफ नेफ्रॉन एंड दिस इज लोकेटेड इन किडनी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कई जगह पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होके माइक्रोविलाई प्रेजेंट कर सकता है। तो माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो मतलब ये हो गया कि उसका क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया है वहां पर।
उसका नाम होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्यूबॉइडल सेल्स होंगे और इनका जो फ्री सरफेस है वो मॉडिफाई होगा ये एपिकल सरफेस है, फ्री सरफेस, क्योंकि नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो मॉडिफाई होगा और क्या बनाएगा? विलाय। So brush bordered cuboidal epithelium means cuboidal epithelium bears microvilli. Then it is known as brush bordered cuboidal epithelium, which is present in intestine, in our alimentary canal. न्यूक्लियस बना देते हैं ताकि सेल्स को डेड मत समझ लो आप। तो ये एक मॉडिफिकेशन है। Another modification is pigmented epithelium. पिगमेंटेड एपिथेलियम का मतलब है इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है। ये कहाँ होगा? आईज में जो फ्रंट पोर्शन है बल्जिंग अपीयरेंस रखता है और ये पीछे होती है स्क्रीन जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना ऑफ आई इज पिगमेंटेड एपिथेलियम। स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम जिसको पिगमेंटेड एपिथेलियम कहते हैं।